सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित अरोरा और आज हम टिश्यू चैप्टर का सेकेंड हाफ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनिमल टिश्यू के बारे में। हम अभी तक पिछली वीडियोस में प्लांट टिश्यू को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाकर ज़रूर देखें और एनिमल टिश्यू को समझने के लिए मेरे साथ बने रहें अंत तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि अभी तक हमने प्लांट टिश्यू में देखा कि प्लांट टिश्यू डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसी तरीके से जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं और वो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो एनिमल टिश्यू है वो 4 तरीके का होता है। सबसे पहला एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन अब डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि किसी भी ऑर्गन को या एक पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पर जो भी टिश्यू पाया जाएगा वो होगा एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब है कि जो सेल्स हैं उनकी सिर्फ एक ही लेयर होती है। उसके बाद जो अगला टाइप होता है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम था उसमें अगर फ्लैट सेल्स की एक ही लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स की बहुत सारी लेयर होंगी, एक के ऊपर एक। इससे अगला है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम और लास्टली कॉलुमिनार एपिथेलियम। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलुमिनार एपिथेलियम होते हैं इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाई जाती हैं जिनको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की, तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कवरिंग का। अब ये किस किस चीज को कवर करती है? तो बेसिकली ये कवर करती है लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को, लंग्स को, ईसोफेगस को और लाइनिंग ऑफ द माउथ को। तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये कवर करती है लाइनिंग ऑफ माउथ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लाइनिंग ऑफ माउथ, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के साइड में ही हमारे लंग्स होते हैं और फिर जो हमें एक याद रखना है वो है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके बाद जो हमारी अगली टाइप ऑफ एपिथेलियम है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बहुत सारी लेयर्स में। तो जैसा कि हमने स्क्वैमस एपिथेलियम में पढ़ा कि ये एक सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की, तो स्ट्रेटिफाइड में स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक अरेंज होती है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और ये पाई जाती है स्किन में, क्योंकि हमारी बॉडी में स्किन ही प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर स्टिमुलाई से, फिर चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो या कोई भी बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन। किसी भी चीज़ को अगर हमारी बॉडी में एंटर करना है तो सबसे पहले उसे हमारी स्किन को, यानी कि जो सबसे पहला बैरियर है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगली टाइप की एपिथेलियम है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो क्यूब की शेप के होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और ये बेसिकली लाइनिंग ऑफ किडनी में पाई जाती है और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है। अब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसका हमें एक टाइप का मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलता है, और वो क्या है? जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है अगर वो कुछ फोल्डेड हो जाए और अपने अंदर कुछ फोल्ड्स को डेवलप कर ले, तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ना प्रोवाइड करके बल्कि सिक्रीशंस में भी हेल्प करती है। सिक्रीशंस ऑफ व्हाट? सिक्रीशन ऑफ सम हार्मोन्स। इसलिए इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं कहते,
लेकिन अगर जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो कुछ फोल्ड्स में डेवलप हो जाए तो उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारा अगला टाइप ऑफ एपिथेलियम आता है वो है कॉलमनार एपिथेलियम। जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम में छोटे छोटे सेल्स थे, वैसे ही जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसमें टॉल और सिलेंड्रिकल सेल्स पाए जाते हैं। अभी तक हमने जितनी भी एपिथेलियम पढ़ी, यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सभी में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है। लेकिन जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसका न्यूक्लियस बेस की तरफ पाया जाता है, यानी कि वो बीच में ना होकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्टेड होता है। अब जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है और ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अब जैसे हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक मॉडिफिकेशन देखा था, उसी तरीके से कॉलमनार एपिथेलियम का भी एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है, और वो क्या है, जो कुछ कॉलमनार सेल्स होते हैं उनमें सीलिया डेवलप्ड होते हैं। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाले कॉलमनार सेल्स होते हैं, इनका बेसिकली फंक्शन होता है किसी भी चीज़ का मूवमेंट कराना। तो क्योंकि ये किसी चीज़ का मूवमेंट करा रहे हैं तो ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प कराते हैं म्यूकस, यानी कि जो भी हमारे गले या फेफड़ों में बलगम है उसका मूवमेंट कराते हैं और उसको माउथ में ला करके स्पिट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है एपिथेलियम टिश्यू, और अब जो हमारा अगला टाइप का टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, ये कुछ कनेक्शन को प्रोवाइड करने में हेल्प करता होगा, यानी कि कुछ ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा जिससे कि बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर किन किन हेडिंग्स को देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम देखेंगे ब्लड को, बोन को, कार्टिलेज को, लिगामेंट को, टेंडन को और एरियोलर टिश्यू को। जो हमारा सबसे पहला टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। देखो यार, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो इन एपिथेलियम या मस्कुलर टिश्यूज की तरह नहीं होता कि मतलब जो सेल्स हैं वो आपस में अरेंज्ड हैं। नहीं, बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है मैट्रिक्स, यानी कि एक कंपोनेंट जिसके अंदर बाकी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपने सेल चैप्टर स्टडी करा हो तो आपको याद होगा कि जो साइटोप्लाज्म था वो एक मैट्रिक्स था जिसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सारी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी उसके अंदर पड़े हुए थे। उसी तरीके से जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें एक मेन मैट्रिक्स होता है और बाकी जो सारे सेल्स होते हैं वो उसके अंदर पड़े हुए होते हैं। तो जिस टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तो जो हमने सबसे पहला टिश्यू लिया था वो था ब्लड। तो जो ब्लड होता है उसका मैट्रिक्स होता है सीरम, और उस सीरम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इन तीनों के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनको हम आगे हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। फिर भी एक रेफरेंस के लिए हम जान लेते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में लंग्स से टिश्यू तक। जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और पावर देते हैं ताकि हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ पाएं, यानी कि अगर कोई एंटीजन या फिर एंटीबॉडी हमारी बॉडी में घुस आए, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो उससे लड़ने के लिए जो सेल्स जाते हैं वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और फाइनली द लास्ट इज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि कहीं पर भी अगर हमें चोट लग जाती है तो उस चीज को जब ब्लीडिंग स्टॉप होती है और वहां पर एक खुरंट सा बन जाता है जिसको हम क्लॉट कहते हैं, उस चीज के लिए बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्लेटलेट्स। यानी कि अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स ना हो तो कभी ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी। तो इस तरह से प्लेटलेट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे ब्लड का। और जो ब्लड का सबसे मेन फंक्शन है वो ये है
क्योंकि ब्लड फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी में गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को और वेस्ट मटेरियल को। गैसेस को लंग्स से टिश्यू में और टिश्यू से लंग्स में, डाइजेस्टेड फूड को स्टमक से पूरी बॉडी में और वेस्ट मटेरियल को पूरी बॉडी से किडनी में। इसी के साथ हमारा ब्लड खत्म होता है और जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आता है वो है बोन। बोन हम सभी को पता है कि बोन हमारा फ्रेमवर्क यानी कि स्केलेटल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू था, तो बिल्कुल ब्लड की ही तरह जैसे बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें भी एक मैट्रिक्स पाया जाता है और जो बोन का मैट्रिक्स है वो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। तभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर किसी की हड्डियां कमजोर होती हैं तो उसको कैल्शियम का इनटेक लेने को कहा जाता है। कैल्शियम खाने से हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं और उसका यही रीजन है। अब जो बोन का सबसे मेन फंक्शन है वो ये है, एक तो बोन्स आपस में मिलकर स्केलेटन बनाती हैं, तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो बोन के सेल्स होते हैं वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो इसलिए ये हमारी बॉडी को सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब बोन से अगले दो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनफैक्ट सबसे मजेदार और कंफ्यूजिंग कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। भाई मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन रहती थी इनमें। जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं ये दोनों ही इलास्टिक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये दोनों ही जोड़ते हैं किन किन चीज़ों को। तो जो टेंडन्स होता है वो बोन और मसल को आपस में जोड़ता है और जो लिगामेंट होता है वो बोन और बोन को आपस में जोड़ता है। यानी कि जहां दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं वहां पे लिगामेंट होता है और जहां बोन मसल से जुड़ी हुई है वहां पर टेंडन होता है। भाई मुझे तो अपने टाइम में बहुत कंफ्यूजन होती थी इस चीज़ को याद रखने में कि बोन टू बोन को क्या जोड़ता है और बोन टू मसल क्या जोड़ता है। मतलब टेंडन और लिगामेंट थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है और वो ट्रिक सिंपल है, बम्टी और बबली। आपने एक मूवी का नाम तो सुना ही होगा, दैट इज बंटी एंड बबली। हमें उसी से याद रखना है, बम्टी और बबली। अब वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक सिंपल सी है, बम्टी यानी कि बोन टू मसल को जोड़ने वाली जो चीज है वो है टेंडन और बबली बबली यानी कि बोन टू बोन को जो चीज जोड़ने वाली है वो है लिगामेंट। देखा है ना आसान? अब ये चीज हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगी। अब टेंडन और लिगामेंट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज को बेसिकली सॉफ्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इलास्टिक होती है और जैसे बोन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थी और मुड़ नहीं सकती थी, लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक होता है और थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है। अब जो कार्टिलेज होता है वो बेसिकली हमारे ईयर्स और नोज में पाया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा हैंड है, अब जो हमारा हैंड है उसको हम सिर्फ एक जगह से मोड़ सकते हैं और वो है हमारी एल्बो, यानी कि वो एक जॉइंट है। तो जहाँ पर दो बोन्स जुड़ी वहाँ से तो हमारा हैंड मूव कर सकता है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं अपने हाथ को ऐसे बीच में से ही मोड़ लूँ तो क्या वो मुड़ेगा? नहीं, क्योंकि जो बोन होती है वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती। लेकिन जो हमारी नोज़ है वो हल्का सा मूवमेंट शो करती है। उसी तरह से जो हमारे ईयर्स हैं वो भी थोड़ा सा मूवमेंट शो करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। सोचो अगर हमारी ईयर्स में कार्टिलेज ना होकर के बोन प्रेजेंट होती, सो ऑब्वियसली जो नोज और ईयर हैं वो भी बिल्कुल हमारे हाथ की ही तरह, अगर उनमें जॉइंट प्रेजेंट ना होता तो मूव नहीं कर पाते। अब कार्टिलेज के बाद जो हमारा अगला कनेक्टिव टिश्यू आता है वो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में कुशनिंग प्रोवाइड करना और फैट्स को स्टोर करना, यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो जाकर के इन एरियोलर टिश्यू के सेल्स में ही जाके स्टोर होता है। तो अब ये कुशनिंग कैसे प्रोवाइड करता है? जो हमारी स्किन होती है, स्किन के एकदम नीचे मसल्स नहीं आते, बल्कि स्किन और मसल्स के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है
जो हमारी स्किन को थोड़ा चबी बनाता है और उसी टिश्यू को एरियोलर टिश्यू कहा जाता है। अब ये जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी ब्लड वेसल्स, बोन मैरो और नर्व्स में भी पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक भी खत्म होता है। अब जो हमारा अगला टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। बेसिकली मसल्स होती क्या है? मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। यानी कि अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन तो है, यानी कि बोन्स तो सभी प्रेजेंट हैं, लेकिन मसल्स नहीं हैं, तो क्या हम अपने हाथ और पैर या कोई भी अन्य चीज मूव कर पाएंगे? तो जो बेसिकली मसल्स हैं वो मसल फाइबर्स की बनी होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन होते हैं। अभी हम आपको इन सब का सिर्फ नाम ही बता रहे हैं क्योंकि इन सब के बारे में जो एक डिटेल स्टडी है उसको हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो सबसे पहला है वो है हमारा वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है वो मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सके। यानी कि वो मसल्स जो हमारे हाथों में हैं, पैरों में हैं और टंग में हैं। जो मसल्स वॉलेंट्री होती हैं उनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर इन मसल्स को हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो जो इनका एक सेल होता है उसमें स्ट्राइएशंस यानी कि धारियां प्रेजेंट होती हैं। जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं या फिर वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनके सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाले होते हैं और इनमें ब्रांचिंग नहीं होती और ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। अब जो हमारी अगली टाइप की मसल्स आती हैं वो हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है ये इनवॉलेंट्री है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेसिकली वो मसल्स जो कि हमारे स्टमक में, ईसोफेगस में या फिर इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ये सभी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और अनस्ट्राइटेड होती हैं और इनकी जो सिंगल सेल का शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल का मतलब वो एक और दूसरी दोनों तरफ से नैरो होती हैं और बीच से ब्रॉड होती हैं। इस टाइप की शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। अब जो हमारा अगला टाइप आता है वो है कार्डियक मसल। देखो यार, जो कार्डियक मसल है वो भी एक टाइप की इनवॉलेंट्री मसल ही है, लेकिन इसको हम अलग कैटेगरी में इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि जहां भी वर्ड कार्डियक आता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। तो क्योंकि अब हम पर्टिकुलरली उन मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हार्ट में पाई जाती हैं, तो इसलिए इनका नाम है कार्डियक मसल्स। बेसिकली जो वर्ड कार्डियो है उसका मतलब होता है हार्ट। अगर हम कार्डियो की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हम हार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर हम एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी स्ट्राइटेड मसल्स की तरह ही सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनका जो सबसे मेन फीचर होता है वो ये है कि इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। और इन तीनों में जो सबसे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो फटीग का है। फटीग का मतलब थकान, यानी कि जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो जल्दी और एक टाइम के बाद फटीग हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, एक तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दूसरी वो बिना थके काम करती हैं, और जो थर्ड हैं कार्डियक मसल्स वो भी बिना फटीग के थ्रू आउट लाइफ काम करती हैं। क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना यार कि जिस दिन हार्ट काम करना बंद कर देगा उस दिन वी आर गोइंग टू डाई। सो इसी के साथ हमारा मस्कुलर टिश्यू भी खत्म होता है। अब अगला टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू पे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी के लिए एक सजेशन है कि जब आप मस्कुलर टिश्यू को स्टडी करें तो एक टैबुलर फॉर्म ऑफ डिफरेंस में स्टडी करें। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये इजीली याद हो जाएंगी, और दूसरा कि ये एग्जाम्स में पूछी भी इसी फॉर्मेट में जाती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है?
नर्वस टिश्यू का मतलब वो टिश्यू जिसमें नर्व सेल्स पाए जाते हैं। अब नर्व सेल्स को हम नर्व सेल्स ना कह करके बल्कि एक अलग नाम देते हैं जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं या फिर नर्वस टिश्यू है, ये बेसिकली हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या फिर नर्व्स में पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है टू कैरी द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड फ्रॉम मसल्स टू ब्रेन। यानी कि हमने कोई भी चीज़ देखी, सुनी या कुछ भी फील करा, उस सभी का सिग्नल हमारी ब्रेन तक ये न्यूरॉन्स ही कैरी करते हैं और वो जो चीज़ हमने देखी या कोई भी स्टिमुलस जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिला उस पर कैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना है, इस चीज़ का मैसेज हमारी ब्रेन से हमारी बॉडी पर इन्हीं न्यूरॉन्स की हेल्प से पहुंचता है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। सो बेसिकली जो एक न्यूरॉन होता है वो एक सेल बॉडी से बना होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। इस एक न्यूरॉन में एक लंबा सा एक्सन प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। ये सेल एक इकलौता सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका कॉम्बिनेशन यानी कि नर्वस टिश्यू का कॉम्बिनेशन अलोंग विद द मसल्स ही हेल्प करता है किसी भी स्टिमुलाई को, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है उसको परसीव करने के लिए और उस एक्शन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए। सो बेसिकली ये बहुत ही फंडामेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर टिश्यू। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ ना आया हो शुरू से लेकर के अभी तक तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।